हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में थर्ड यूनिट जो कि सॉल्यूशन अर्थात विलयन और फोटोकेमिस्ट्री की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू में हम विलयन को डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, बाद में फोटोकेमिस्ट्री को। ठीक है, तो आप जानते हो विलयन का मतलब दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। उसमें आप जानते हैं कि दो घटक कम से कम होते ही हैं। एक विलायक, वह घटक जो दूसरे घटक को घोलता है उसे हम विलायक कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये प्राय अधिक मात्रा में होता है जब तक कि स्पेसिफाइड ना हो। और दूसरा विलेय अर्थात सोल्यूट, तो जो घटक विलायक में घोला जाता है उसको हम विलेय कहते हैं। उसको प्राय घटक संख्या 2 भी कहते हैं और विलायक को हम घटक संख्या 1 भी कहेंगे। जलीय विलयन में जल को ही विलायक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, भले ही उसकी मात्रा कम क्यों ना हो। जैसे 95% यदि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि विलायक 5 ग्राम ही हैं जो कि जल है और 95 ग्राम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। किसी विलायक में, विलायक तो एक ही रहता है, विलायक में विलेय कई हो सकते हैं। जैसे पानी के अंदर शक्कर भी घुल सकती है, नमक भी घोला जा सकता है। तो उस केस में W1 जैसे या घटक 1 हमारा विलायक हो जाएगा और 2, 3, 4 ये विलेय के रूप में नोटेशन ले लिए जाते हैं। तो अब हम विलयन में सांद्रता पदों को डिस्कस करते हैं। तो दो तरह के सांद्रता पद होते हैं, भार आयतन पद और भार भार पद। तो भार आयतन अर्थात मास वॉल्यूम स्टेप्स जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। भार आयतन के बारे में पहला है बच्चों मोलरता। आपने 11th-12th में ही पढ़ी है मोलरता, मोलरिटी इसे बोलते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। उसको कैपिटल M से लिखते हैं। सो इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं N2/V, वेयर यहाँ जैसे मैंने कहा 2, जहाँ भी 2 आए सब्सक्रिप्ट तो आप उसको विलेय से जोड़ना है। तो N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अर्थात विलेय की मोल संख्या, उसको N2 लिखा गया है। और V मीन्स विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार प्रति लीटर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मोलरता होती है। अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया है कि कई बार डेसीमीटर क्यूब लिखा जाता है। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और 1 DM क्यूब का मतलब है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात 1 लीटर हो जाएगा। तो मोलरिटी इस तरह से W2/M2, क्योंकि N2 को हम W2/M2 लिख सकते हैं। W2 यहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा 2 सब्सक्रिप्ट जहाँ पर भी आए वो विलेय का होगा। तो W2 इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, विलेय का भार है। M2 यहाँ पर जो है वो विलेय का अणुभार है। और V आपका आयतन है लीटर में, क्योंकि आयतन कई बार मिलीलीटर में होता है। तो उसको आप यदि मिलीलीटर में V लिखना है तो उसे 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का आ गया। ओके, W2 × 1000/M2/V/ml। ओके, ये इस तरह से ठीक है। तो जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, W2 × 1000 / M2 और V/ml। ml का मतलब है मिलीलीटर में वॉल्यूम। यहाँ W2 इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M2 इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो भार आयतन में जो सांद्रता पद है वो है नॉर्मलता अर्थात नॉर्मेलिटी। अक्सर आजकल ये बहुत कम यूज़ होती है, फिर भी आपको जानना तो चाहिए। तो इसमें भी लगभग उसी तरह की डेफिनेशन है। ओनली थिंग इज़ दैट नंबर ऑफ मोल की बजाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाता है।
जैसे परिभाषा देखिए, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। सो इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से लिखेंगे और उसकी डेफिनीशन उसी टर्मिनोलॉजी से आपकी E2 अपॉन स्मॉल e2 अपॉन v है। यहाँ पे स्मॉल e2 n2 के इक्विवेलेंट हो गया। 2 का मतलब विलेय, e का मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो परिभाषा में क्योंकि प्रति लीटर लिखा हुआ है तो v यदि आयतन है लीटर में विलियन का तो उसको डिवाइड किया गया है, और E2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं विलेय के। तो जैसे N2 को बच्चों हमने W2 अपॉन M2 बोला था, स्मॉल E2 को हम W2 अपॉन कैपिटल E2 से लिख रहे हैं ये। तो W2 तो वही है विलेय का भार, जैसे मैंने कहा 2 सब्सक्रिप्ट आए तो वो विलेय होगा। कैपिटल E जो है वो विलेय का तुल्यांकी भार है। तो जैसे वो W2 अपॉन M2 था, यहाँ W2 अपॉन E2 हो जाएगा। कैपिटल E जो है तुल्यांकी भार है, जहाँ कैपिटल M वहाँ अणुभार था, मोलर मास था। इतना ही फर्क रहेगा। तो नॉर्मलता की जो परिभाषा है वो इस तरह से आ जाती है, W2 अपॉन E2 और अपॉन V लीटर का। और यदि मिलीलीटर में आयतन को डिस्क्राइब करना है तो 1000 ऊपर लिखा जाना चाहिए। तो W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई E2 और डिवाइड बाई V मिलीलीटर। ओके, अब आपको ये जिज्ञासा हो रही होगी कि M2 तो हम सीधे मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, तो E2 कैसे निकाला जाए, कैपिटल E2 जो तुल्यांकी भार है वो कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, E2 क्या निकालना हो तो वो अणुभार तो उसके लिए आना ही चाहिए आपको विलेय का। तो अणुभार को क्षारकता से, बेसिसिटी जिसे बोलते हैं, या एसिडिटी जिसको अम्लीयता भी बोलते हैं, उससे डिवाइड करना होगा। अम्ल के लिए क्षारकता होती है, क्षारकता से डिवाइड करिए। तो HCl का उदाहरण के तौर पर 36.5 इसका अणुभार है और इसकी क्षारकता 1 होती है क्योंकि ये एक H+ आयन देता है। तो इसलिए इसका तुल्यांकी भार E2, कैपिटल E2 आई मीन, और M2 बराबर होंगे। तो इसमें मोलरता और नॉर्मलता में कोई अंतर नहीं होगा। यदि HCl का विलयन 0.1 नॉर्मल है तो वो 0.1 मोलर भी है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर उसका तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर है। अगेन उदाहरण के तौर पर दूसरे समझाने के हिसाब से मैंने H2SO4 का जो अणुभार है वो तो 98 ही होता है, आप जान सकते हैं। 2 + 32 + 64 डिवाइड बाई 2 होगा क्योंकि ये 2 H+ आयन देता है, इसकी क्षारकता 2 है, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट 49 है, ना कि 98। तो इसमें जो नॉर्मलता होगी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो उसमें नीचे डिवाइड करने में 49 आएगा, जबकि मोलरता में वो 98 आ रहा था। तो नॉर्मलता जो सल्फ्यूरिक एसिड की है वो मोलरता के मुकाबले दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मलता और मोलरता बराबर नहीं होगी, सल्फ्यूरिक एसिड में नॉर्मलता 2 गुनी होगी क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट 49 है जिसको डिवाइड करना पड़ रहा है। क्षार के लिए वही तुल्यांकी भार, उसका अणुभार डिवाइड बाई अम्लीयता हो जाती है। अम्लीयता जितना OH- आयन कोई क्षार देता है वो अम्लीयता होती है। NOH की अम्लीयता 1 है तो इसलिए उसका तुल्यांकी भार अणुभार के बराबर ही है, 40 बैठता है, 23 + 16 + 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो तुल्यांकी भार है आप देखिए, कैल्शियम मीन्स 40 + 16 और 1 17 34 74 इसका अणुभार आएगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 ही आएगा। इसलिए इसका भी नॉर्मलता जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो उसकी मोलरता का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलता को ज्ञात करने के लिए हम 37 से डिवाइड करेंगे, जबकि जबकि मोलरता को ज्ञात करने के लिए हम अणुभार जो कि 74 है उससे डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरह से लवणों के लिए तुल्यांकी भार निकालना हो तो अणुभार को हम कुल आवेश जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव है उससे डिवाइड किया जाता है। उदाहरण के तौर पर NaCl का तुल्यांकी भार 23 + 35.5 उसका अणुभार है, जो उससे 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव है। सोडियम पर 1 पॉजिटिव है और क्लोरीन पर भी 1 नेगेटिव है। बेरियम क्लोराइड के लिए जो अणुभार है वो 208 आता है, 137 + 35.5 का दुगना
208 आ रहा है इसका अणुभार, डिवाइड बाई 2 किया जाएगा 104। इसलिए यदि बेरियम क्लोराइड की नॉर्मलता आपको पता करनी है तो वो आपको दुगनी मिलेगी मोलरता से, जबकि NaCl की नॉर्मलता और मोलरता बराबर होगी क्योंकि उनके अणुभार और तुल्यांकी भार में कोई अंतर नहीं है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में एक रिलेशन है जिसको x इंटू एम से लिखा गया है, x स्मॉल x जो यहाँ पे x फैक्टर बोल देते हैं इसको। तो यदि आपको मोलरता पता है तो नॉर्मलता सीधे पता लग जाएगी, आपको कोई अलग से कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। x का मतलब है एसिड के लिए वो क्षारकता है, बेस के लिए वो अम्लीयता है, और लवण के लिए उस पर वो आवेश है। ओके, तो तीसरा एक और पद है, हालांकि वो ज़्यादा यूज़, ये तो और भी कम यूज़ होता है नॉर्मलता से भी, और वो है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। तो इसका भी परिभाषा 1 लीटर विलयन में विलेय के सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं, और ये आयनिक विलयों के लिए ही ज़्यादा उपयोगी होता है, अन्यथा फॉर्मलता और मोलरता में कोई अंतर नहीं होता। तो ये 3 पद हैं, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, जो कि भार आयतन मात्रक में आते हैं। अब आता है भार भार मात्रक, मास मास रिलेशन या मास मास कंसंट्रेशन टर्म्स। तो उसमें पहला है सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोललता, मोलेलिटी, स्मॉल m से उसको लिखा जाता है अक्सर, और इसकी जो परिभाषा है वो ये है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दैट इज इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पर सॉल्वेंट आया है 1 किलोग्राम, वो भी तो दोनों ही मास हैं। विलेय का तो मास है ही क्योंकि नंबर ऑफ मोल मास से रिलेटेड है, और उसका भी विलायक भी मास लिया गया है। तो स्मॉल m को उस हिसाब से N2 अपॉन W1 लिखा गया है। 1 का मतलब है सॉल्वेंट और W का मतलब है मास, तो ये N2 अपॉन W1 हो गया मोललता। और आप जानते हो N2 को हम W2 अपॉन M2 लिखते ही आ रहे हैं। W2 इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम और M2 इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इस हिसाब से मोललता W2 अपॉन M2 डिवाइड बाई W1 इन kg हो गया। W1 को यदि ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो 1000 ऊपर लिखना ही होगा। तो ये स्मॉल m के लिए हम यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आगे के लिए। स्मॉल m मोललता W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 W1 इन ग्राम। ओके, तो ये हो गया। उसके अलावा भार भार में एक और टर्म है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के चैप्टर के हिसाब से। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है किसी घटक का मोल भिन्न उस घटक की मोल संख्या व विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल संख्या का अनुपात होती है। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट फ्रैक्शन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यदि सपोज किसी विलयन में 2 ही घटक हैं, विलायक और विलेय, तो विलेय का मोल भिन्न निकालना हो उसको हम x2 से लिख रहे हैं। ये x वो नहीं है x फैक्टर, यहाँ पे ये नोटेशन मोल भिन्न का अक्सर x ही होता है। 2 का मतलब विलेय, x का मतलब मोल भिन्न, तो वो हो जाएगा N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमको ऊपर लेना है और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ जो सॉल्यूशन है वो N1 प्लस N2 है। इसी तरह से x1 का मतलब विलायक का मोल भिन्न कैसे लिखेंगे हम, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो मोल भिन्नों का जो जोड़ है वो 1 हो जाएगा, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक का मोल भिन्न पता है तो दूसरे का अपने आप पता लग जाएगा। x1 को हम 1 माइनस x2 से निकाल सकते हैं, तो x2 को 1 माइनस x1 निकाल सकते हैं। तो मोललता और मोल भिन्न ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसके अलावा परसेंटेज W/W, वेट बाई वेट भी है उसमें। तो ये तो सिंपल है, विलेय का भार डिवाइड बाई विलियन का भार इंटू 100, ये आपका परसेंटेज ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन वेट बाई वेट हो जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज V/V भी होता है, हालांकि
विलेय का आयतन डिवाइड बाई विलियन का आयतन इंटू 100। ये लेकिन तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब विलेय भी लिक्विड हो, जैसे पानी के अंदर अल्कोहल घुला हुआ है, तभी हम परसेंटेज बाई V/V हम निकाल सकते हैं। और एक और भी है PPM भी इस्तेमाल किया जाता है कई बार, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये तो परसेंटेज की तरह है। परसेंटेज में आप जानते हो 100 में से कितना हिस्सा विलेय का है वो परसेंटेज कहलाता है। PPM भी उसी तरह से है, जब आपका विलियन काफ़ी डाइल्यूट हो तो PPM इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी परिभाषा ऐसे हो जाएगी, विलेय का भार डिवाइड बाई विलियन का भार इंटू 10⁶। जैसे वहाँ 10⁻² था, यहाँ 10⁶ हो जाएगा। उसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसी तरह से पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, उसमें विलेय का भार डिवाइड बाई विलियन का भार इंटू 10⁻, बिलियन का मतलब 9 होता है तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपके सॉल्यूशन और भी बहुत ही डाइल्यूट हो। तो दीज वर ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन सॉल्यूशंस। कुछ न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं, सिंबॉलिकली ये सब दे रखा है। NaCl के जलीय विलयन का मोलरता कैपिटल M और मोललता स्मॉल m दोनों ही पूछ ली गई हैं। देखिए ये मोलरता जो है वो बच्चों, कैपिटल M जो मोलरता है वो आपका मास वॉल्यूम रिलेशन है, जबकि स्मॉल m है ये मास रिलेशन है। तो यदि आपको ये निकालना है तो एक में आयतन चाहिए जबकि एक में विलायक का भार चाहिए। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। जो आपको दिया हुआ है वो ये है कि 10 W2 मतलब 10 ग्राम है, अर्थात NaCl की मात्रा 10 ग्राम, V 100 ml है, अर्थात विलियन का आयतन जो है वो 100 मिलीलीटर लिया गया है। विलियन की जो घनत्व है डेंसिटी 1.05 ग्राम पर मिलीलीटर है, क्योंकि मास निकालने के लिए डेंसिटी जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करते आयतन को तो तब तक मास नहीं निकलता, इसलिए डेंसिटी दी हुई है ताकि मास रिलेशन निकल आए। इसमें सब सब वैल्यू पूछी गई हैं। कैपिटल M भी पूछा गया है, अर्थात मोलरता भी पूछी गई है, मोललता भी पूछी गई है, और आगे ये भी है मोल भिन्न भी पूछा गया है NaCl का। तो देखिए किस तरह से प्रोसीड करते हैं। और हाँ, नॉर्मलता भी पूछ ली गई है। नॉर्मलता तो मोलरता से सीधे मिल जाएगी, यहाँ पे जो एक्स फैक्टर है NaCl के लिए वो 1 ही है। ओके, कैपिटल M को देखते हैं, मोलरता को W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 डिवाइड बाई V मिलीलीटर का। तो W2 तो 10 है, इंटू 1000 किया, और M2 सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार है 58.5, और इंटू ये आयतन इसका 100 ml है तो डिवाइड बाई 100 भी कर दिया गया है। तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100/58.5 1.709 मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है मोलरता की, वो तो मोलरता आ गई। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब स्मॉल m निकालना है बच्चों। तो स्मॉल m के लिए हमें क्योंकि भार चाहिए, और वो भी किसका, विलायक का, तो पहले तो हम विलियन का भार निकालेंगे। विलियन का आयतन 100 ml दे रखा था, तो 1.05 से मल्टीप्लाई करके 105 ग्राम तो विलियन का भार आ गया। हमें विलायक का भार चाहिए, तो विलियन के भार में से आप विलेय के भार को घटाओगे। तो विलियन का भार 105 ग्राम है, उसमें से 10 ग्राम आपने ये घटा दिया है, किसका, NaCl का भार। तो 95 ग्राम इसमें विलायक का भार आ गया है, जो W1 के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्मॉल m की परिभाषा या जो हमने एक्सप्रेशन बताया था वो था W2 मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 डिवाइड बाई W1। तो 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 58.5 जो कि M2 है, और डिवाइड बाई 95 अब डिवाइड करोगे आप मोलरता में, जबकि हमने 100 से डिवाइड किया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगी मोलरता 1.799। इसकी जो यूनिट है मोल पर केजी है, तो ये इसकी मोलरता हो गई। ओके, दोनों आंसर मिल गए। और इसमें नॉर्मलता यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया गया। नॉर्मलता और मोलरता में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन पर दोनों पर 1 यूनिट चार्ज है। ओके, अब रहा मोल भिन्न। देखिए मोल भिन्न के लिए दोनों के नंबर ऑफ मोल आपको पता होने चाहिए।
तो N2 पहले निकाल लेते हैं। विलय के मोलों की संख्या W2/M2 से 10/58.5 है। इसी तरह से N1 को W1/M1, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल निकालने हो भार से तो भार को अणुभार से भाग किया जाता है। तो W1 95 है ग्राम में और M1 ग्राम अणुभार जल के लिए 18 होता है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और जो भी ये N1 और N2 हमें मिल गया। तो X1 की वैल्यू जो मोल भिन्न है किसका, विलायक का, वो होगा N1/N1 + N2। तो ये सब करेंगे तो 0.969 आ जाना चाहिए और X2 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.031 आ जाएगा। मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ओके, मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती बस। तो एक उदाहरण लिया हमने, उससे हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपको परिभाषा में समझाई थी उनको निकाल दिया हमने। मोल भिन्न भी निकाला हमने, मोललता भी निकाली हमने, मोलरता भी निकाली और हमने नॉर्मलता भी निकाली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सक्रियता व सक्रियता गुणांक से है। हालांकि अगले लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिर भी परिभाषा से देख लेते हैं। विद्युत अपघट्यों के विलयनों में आयनों, अणुओं एवं विलायक के अणुओं के मध्य परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं। किस तरह से होती रहती हैं कि विपरीत आवेश के आयन परस्पर आकर्षण दर्शाते हैं, जबकि समान आवेश के आयन परस्पर प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त विलायक के अणुओं के मध्य विलायक संकरण भी होता है। इस सब का परिणाम यह होता है कि विलयन की सांद्रता व इसकी प्रभावी सांद्रता में कुछ अंतर हो जाता है और यह प्रभावी सांद्रता ही विलयन की सक्रियता कहलाती है। अब इसको ध्यान से समझिए, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। सक्रियता मतलब एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। व्हेन यू डिसॉल्व ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्वेंट आई मीन, टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, देन there are many interactions in the solution. The solute get solvated, and if the solute is electrolyte, then there are ions of opposite charges. The ions of similar charges repel each other, whereas the ions of opposite charges attract each other, and the ions of same charge repel each other. As a result, it appears in the solution that the effective concentration of the solution is somewhat different than the actual concentration which was supposed to be there. So that effective concentration is called activity. The next portion we will discuss in the next lesson regarding the activity coefficient. Okay.